हेलो एवरीवन। इससे पहले अपन गामा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ चुके थे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आज अपन पढ़ेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब बीटा फंक्शन अपने पास क्या होता है, बीटा फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बीटा फंक्शन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दो टाइप के होते हैं। पता है अपने को वैसे भी कि इस टाइप की फॉर्म होती है और एक इस टाइप की फॉर्म होती है। तो यहाँ जो अपने पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बनेंगे वो भी दो काइंड के बनेंगे, तो फर्स्ट काइंड का एक सेकंड काइंड का। अब फर्स्ट काइंड की डेफिनेशन क्या होगी, 1 अपॉन बीटा म्यू और न्यू एक्स की पावर म्यू माइनस 1 माइनस एक्स की पावर म्यू माइनस 1, जहाँ पर एक्स क्या होगा 0 से 1 के बीच में। तो ये फर्स्ट काइंड का होगा, ये फर्स्ट काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये याद करना है। सिंपली जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी या तो मोमेंट्स में इनको कांस्टेंट भी बोलते हैं और मोमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में कांस्टेंट के नाम से भी आ सकता है, मोमेंट्स के नाम से भी आ सकता है। डायरेक्टली पूछेगा तो फर्स्ट काइंड का पूछेगा या सेकंड काइंड का। फर्स्ट काइंड का ये है कि म्यू डैश आर 0 to 1 x की वैल्यू का है 0 to 1, तो 0 to 1 x की पावर r fx dx, जो अपनी म्यू r की डेफिनेशन होती है। fx की वैल्यू रख देंगे ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर r है, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये वापस बीटा फंक्शन बन गया। बीटा फंक्शन क्या बन गया, म्यू प्लस r और न्यू का। इसको सोल्व करेंगे तो ये इस टाइप का बनेगा, बीटा को गामा में चेंज किया, इस टाइप का बन गया। अब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। और यहाँ से तुम म्यू2 डैश भी निकाल सकते हो, म्यू3 डैश भी निकाल सकते हो, बीटा 1 भी निकाल सकते हो, बीटा 2 जो पूछे जाए वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये है। और सेकंड काइंड में क्या है, सेकंड काइंड की डेफिनेशन ये होती है fx 1 अपॉन बीटा म्यू न्यू x की पावर म्यू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स म्यू प्लस न्यू। और यहाँ पर x क्या होगा 0 to इंफिनिटी होगा, ये याद रखना। इसकी जो लिमिट होती है वो याद रखना। फर्स्ट काइंड में 0 to 1 होती है, सेकंड काइंड में 0 to इंफिनिटी होती है। अब इसके कांस्टेंट निकालेंगे तो कांस्टेंट निकालने के क्या है, म्यू डैश आर एक्स आर fx, वापस fx की वैल्यू रखेंगे। अब क्या करना है कि x आर है तो म्यू आर प्लस 1, अब यहाँ म्यू आर है तो यहाँ भी म्यू प्लस आर होना चाहिए, तो यहाँ म्यू प्लस आर क्या म्यू माइनस आर कर दिया सेम। अब ये भी वापस बीटा फंक्शन बन गया, किसका बना, बीटा म्यू प्लस आर एंड म्यू माइनस आर। अब इसको गामा में चेंज करेंगे तो गामा में चेंज क्या प्रेस है, इससे ये तो ये कैंसिल, ये तो कैंसिल, बचा कैसे म्यू प्लस आर म्यू माइनस आर गामा म्यू। अब इससे अपन म्यू 1 डैश निकालेंगे तो ये मिलेगा। ऐसे म्यू 2 डैश निकाल सकते हैं, म्यू 3 डैश निकाल सकते हैं, बीटा 1 निकाल सकते हैं, बीटा 2 निकाल सकते हैं, म्यू 1 म्यू 2 निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल बीटा फंक्शन इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसकी बस दो थ्योरम है, कुछ एग्जाम्पल तुम कर लेना। इसकी जो मेन थ्योरम है जो एग्जाम में आती है वो कर लेते हैं, दोनों एक जैसी ही है, उनको करते हैं। देखो क्या है ये 9.33 एग्जाम्पल है, ये अपने को मेन करना है। क्या दे रखा है, एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, वो है गामा वेरिएट और पैरामीटर क्या है इसका म्यू। और वाई इंडिपेंडेंट दे रखा है गामा वेरिएट जिसका पैरामीटर क्या है न्यू। मतलब ये दो एक्स और वाई दोनों गामा वेरिएट है, ठीक है। तो अपने को ये दे रखा है कि u इक्वल टू एक्स प्लस वाई और z इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो अपने को प्रूव करना है कि जो u है ये तो गामा वेरिएट है म्यू और न्यू का, और जो z है वो बीटा और वेरिएट है म्यू और न्यू का, बस ये प्रूव करना है। तो सिंपली अपन जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वही करनी है अपने को, ज़्यादा कुछ नहीं है। x क्या है गामा वेरिएट है, y क्या है गामा वेरिएट है, तो इनका f1x dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन म्यू e की पावर माइनस x की पावर म्यू माइनस 1 dx। f2y क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये dy से लगाना है क्यों, ताकि dx dy के यहाँ पे इंटीग्रेशन ना लगाना पड़े और कोई फर्क नहीं है। 1 अपॉन म्यू e की पावर माइनस 5 y की पावर म्यू माइनस 1 dy। अब जो x है वो 0 to इंफिनिटी होगा और ये y 0 to इंफिनिटी, म्यू पॉजिटिव म्यू भी पॉजिटिव, सिंपली ये है। अब इन दोनों का कंबाइन क्या होगा, dfxy इंडिपेंडेंट है तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, f1x और f2x दोनों की वैल्यू में रखी, ये ऐसा कैसा आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब अपने को चेंज करना है u को x प्लस वाई में और z को x अपॉन x प्लस वाई में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी u z और y की वैल्यू क्या आ जाएगी u 1 माइनस z। जो वैल्यू इन दोनों से निकाली है तो ये इस टाइप से आएगी। अब इसमें क्या है कि जैकोबियन भी निकालना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन में जैकोबियन निकालेंगे तो माइनस क्यू आएगा, जैकोबियन जैसे निकालते हैं। और इनकी लिमिट जो आएगी वो इस टाइप से आएगी,
ये 0 टू इंफिनिटी और z की वैल्यू आएगी 0 से 1, ये इसकी वजह से, क्योंकि इससे ज्यादा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों से लिमिट निकालिए, ये दोनों आई है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो u की वैल्यू इंफिनिटी आएगी। सेम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो z की वैल्यू ये आएगी, और z की वैल्यू x की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो z की वैल्यू 1 आएगी। सिंपल, ये क्या है, इनकी लिमिट निकालनी है। अब इनका कंबाइंड वाला निकाल के रखेंगे तो dz dz क्या हो जाएगा, g of uz du dz। अब इनकी वैल्यू ये रहा, अब इसमें अपने को क्या रखना है, x की जगह uz रखना है और y की जगह u1 माइनस z रखना है, वही यहाँ लिखा है पूरा। अब किया क्या, ये तो बाहर आ गई, e माइनस यू, ऐसा कैसा, अब यहाँ से u तो क्या आएगा म्यू माइनस 1, और ये यहाँ पर z की म्यू माइनस 1, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, एक तो u की वैल्यू तो क्या आएगी, u आएगा अपने पास म्यू माइनस 1 और म्यू माइनस 1, और a की जैकोबियन u आएगा, तो ये u, तो इस एक u से ये u 1 है तो एक कोई सा भी काट दो, ये बचेगा u म्यू प्लस म्यू माइनस 1, और z की वैल्यू यहाँ से म्यू माइनस 1, यहाँ की 1 माइनस z की म्यू माइनस 1 du dz। अब अपन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट है, जब x का इंडिपेंडेंट है तो ये भी हो जाएंगे, तो ये अलग अलग आसानी से हो जाएंगे। अब अलग अलग में क्या है कि इसको अपन ने इस टाइप से चेंज किया है, ये क्या है गामा u, इसको ऐसे लिख दिया, और 1/, ठीक है, ये तो क्या बन गया अपने पास बीटा। अब देखो जो सेकंड वाला है उसको तो अपन ने इसके साथ ले लिया, u वाले के साथ, और जो बाद वाला है ये वाला टर्म, इसको अपन ने z के साथ ले लिया। सिंपली यही किया, तो ये g1 हो जाएगा, ये g2 हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो कि g1 ये है, g2 ये है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये वाला तो क्या है गामा वेरिएट, ये क्या है बीटा वेरिएट, तो u किसके लिए हो जाएगा गामा वेरिएट के लिए, और z क्या हो जाएगा बीटा वेरिएट के, यही अपने को प्रूव करना था। अब सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ z क्या हो जाएगा x/y, वो अपन आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं, दोनों पूरे क्वेश्चन में ये डिफरेंस रहेगा कि x प्लस वाई है तो गामा ये हो जाएगा। अगर इस टाइप से है तो ये बीटा 2 के होगा, वो अपन आगे करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट अपन इसके बाद वाला एग्जांपल करते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन सेम वही है, x गामा वेरिएट है, y गामा वेरिएट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, u x प्लस वाई, सिर्फ चेंज का है z इक्वल टू x/y, वहाँ x/x प्लस वाई था, तो चेंज कितना हो जाएगा, u तो वापस गामा वेरिएट ही बनेगा, लेकिन z जो बनेगा वो बीटा 2 वेरिएट बनेगा। तो सेम चीज वही x गामा जो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में करी, f1 x निकाला, f2 y निकाला, दोनों का कंबाइन निकाला, चेंज कहाँ से होना है, यहाँ से, u जो है x प्लस वाई है, z क्या होगा x/y है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी u/1 प्लस z, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी uz/1 प्लस z। चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन इसी को इस फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। इसका जैकोबियन से निकालेंगे -u/1 प्लस z² निकलेगा, ये यूज यहाँ पर जैकोबियन में यूज होगा, इसलिए ये यहाँ निकाला है, जैकोबियन में यूज करके ये निकला है। लिमिट वापस वही बन जाएगी 0 टू इंफिनिटी, z की भी 0 टू इंफिनिटी। अब dz क्या हो जाएगा, uz du dz, इनकी वैल्यू यहाँ पर x प्लस y की u, x की uz/1 प्लस z, y की u/1 प्लस z, एंड जैकोबियन ये। इसको सोल्व करेंगे तो ये दो में अलग अलग, जैसे अपन ने बांटा था अभी थोड़ी देर पहले, बीटा गामा u और u प्लस c को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके u के साथ ये वाला ले लेंगे और z के साथ बीटा ले लेंगे। सेम ये क्या बन जाएगा g1u, ये g2z। अब ये क्या है, फर्स्ट वाला क्या है गामा वेरिएट, सेकंड वाला क्या है बीटा 2 वेरिएट, ये बीटा 2 ही होता है, ठीक है। ये प्रूव करना था, ये दो एग्जाम में बहुत आते ही आते हैं, दोनों में से एक फिक्स आता ही आता है, और इसके कुछ एग्जांपल है वो तुम कर लेना। नेक्स्ट अपन इसका करते हैं एक्सपोनेंशियल।
इसके अपने पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? एफ एक्स थीटा इक्वल टू थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। सिंप्लीफाई है डायरेक्ट थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स। ये तो मैं याद रखना है, डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी। नेक्स्ट इसका क्या है? ये सिर्फ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में निकालना होता है। ये क्या होता है? एफ एक्स, ये होता है कैपिटल एफ एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के बाद यही मिलता है, तो आंसर क्या मिलेगा? 1 माइनस ए की पावर माइनस थीटा एक्स। ये अपना कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, मेन चीज यही पूछी जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या निकालना है? इसका एमजीएफ। एमजीएफ निकालने के लिए वही एमएक्स की एक्सपेक्टेशन ऑफ ए की पावर टीएक्स, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? थीटा e की पावर dx e की पावर माइनस थीटा x dx। अब इसमें से थीटा तो वैसे ही बाहर निकला होगा, इसमें से माइनस कॉमन लेके थीटा माइनस टी एक्स dx, इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा थीटा अपॉन थीटा की पावर थीटा अपॉन थीटा माइनस टी। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाय थीटा इनवर्स। इसको खोलेंगे तो ये 1 प्लस एक्स इस टाइप से फॉर्म आएगी, वो इसको अपन सम में ऐसे लिख देंगे, जैसे अपन करते जा रहे हैं, इसको खोलते जा रहे हैं। पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन में खोला है और सम के रूप में लिखा है। अब अपने इसको म्यू आर डैश निकालना है। म्यू आर डैश क्या होता है? म्यू आर डैश होता है टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल का जो कोफिशिएंट होगा वो म्यू डैश आर होगा। तो यहाँ पर टी की पावर आर में क्या आएगा? ओनली 1 अपॉन थीटा की पावर आर, सिर्फ यही आएगा, लेकिन अपने आर फैक्टोरियल अपन भी चाहिए, तो ऊपर आर फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, तो हमेशा यही मिलेगा। इसलिए म्यू डैश आर क्या होगा? आर फैक्टोरियल बाय थीटा की पावर आर। इससे मीन निकाल सकते हैं, इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं। ये मीन है और ये वेरिएंस है। अब देखो इसमें क्या है? मीन और वेरिएंस, इनका रिलेशन निकालना होता है, अपन सब में निकालना है अपन ने। अब ये थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सॉरी 1 से बड़ा है, 0 से छोटा है और 0 से 1 के बीच में, उनके अकॉर्डिंग ये बता देगा कि क्या है। अब जैसे अगर थीटा जो है वो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ये थीटा और इसका थीटा का स्क्वायर और छोटा होगा, तो बड़ा कौन होगा? वेरिएंस। तो यहाँ पर ये वाली टर्म है। नेक्स्ट अगर थीटा इक्वल टू 1 है तो ये दोनों इक्वल होगा। अगर थीटा 1 से बड़ा है तो ये इस टाइप का। बस ये अपने को याद रखना है कि मीन कब बड़ा होगा, वेरिएंस कब बड़ा होगा। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल में इतना ही है, तुम चाहो तो एग्जांपल कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। उसमें एक जस्ट इसके बाद एक थ्योरम है, उसको एक बार देख लेना, वो करके देख लेना, नहीं आए तो बता देना। नेक्स्ट अपना वीबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसी का ही पार्ट है। मतलब है कैसे कि अगर इसका स्टैंडर्ड वेरिएट निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड वेरिएट, एक्सपोनेंशियल ये क्या होता है? x है, तो ये हो जाएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये होता है स्टैंडर्ड का, या सिग्मा की जगह अपन अल्फा यूज करेंगे, x माइनस म्यू अपॉन अल्फा। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यही होता है ना, थीटा e की पावर माइनस थीटा है, तो ये इस टाइप से बनेगा, ये पूरा थीटा, ये e की पावर थीटा माइनस x, ये इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये होता है वीबल डिस्ट्रीब्यूशन। और वीबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक्चुअली में स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अलग होता है। अब इसी का स्टैंडर्ड निकालेंगे स्टैंडर्ड वीबल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अल्फा इक्वल टू 1 रख देंगे और b इक्वल टू 0 रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x 3 1 0, ये सारी वैल्यू है कि किस किस का पैरामीटर है ये। तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा x पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। अब इसका मोमेंट्स निकालना है। मोमेंट्स वीबल का नहीं निकालेंगे, स्टैंडर्ड वीबल डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे। तो मोमेंट्स निकाले एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर r। अब ये जो है इसको अपन ने यहाँ y माना है, तो यहाँ डायरेक्टली लिख दिया y 1/c की पावर r। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में एक्सपेक्टेशन क्या होता है ये, अब ये क्या होता है? गामा फंक्शन इसका। अब यहाँ से तुम μ1 डैश निकाल सकते हो, μ2 डैश निकाल सकते हो, μ3 डैश निकाल सकते हो, μ4 डैश निकाल सकते हो।
जितना भी निकालना जा सकता है निकाल, बीटा 1 बीटा 2 म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 और गामा 1 गामा 2 सब कुछ निकाल सकते हैं इसका स्टैंडर्ड वेबर डिस्ट्रीब्यूशन का। वेबर डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं निकलेगा। अब लास्ट अपने क्या बच रहा है, काउची डिस्ट्रीब्यूशन, उसको पढ़ लेते हैं। ये क्या है, काउची डिस्ट्रीब्यूशन। काउची डिस्ट्रीब्यूशन, काउची डिस्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जांपल करके देख लेना, एग्जांपल इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 1/पाई 1 + x स्क्वायर माइनस इनफिनिटी टू x इनफिनिटी होगा, इसको कहते हैं अपन स्टैंडर्ड काउची डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में दोनों पूछी जा सकती है, स्टैंडर्ड की भी पूछी जा सकती है और सिंपल भी पूछी जा सकती है। तो स्टैंडर्ड काउची डिस्ट्रीब्यूशन की ये है, अपन कहीं क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हमेशा स्टैंडर्ड काउची डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ये जनरलाइज्ड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। अब देखो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है, λ/पाई लैम्डा स्क्वायर प्लस y माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, लैम्डा और म्यू, लैम्डा है और म्यू है। स्टैंडर्ड में म्यू को 0 लिखते हैं और दूसरे पैरामीटर को 1 प्लस सिग्मा को 1, यहाँ लैम्डा है तो इसको 1 रखा है और बाकी को म्यू को 0, तो ये 1/पाई ऐसे कैसा, लैम्डा की जगह 1 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अपन ने y ले रखा है, यहाँ x ले रखा है x स्क्वायर। तो ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड काउची डिस्ट्रीब्यूशन है या वेरिएट है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकालेंगे, mgx का नहीं निकलता है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही निकलेगा। तो पाई x की क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आइटा px, यही होता है। तो इसको फॉर्म में लिख दिया, ये स्टैंडर्ड काउची वेरिएट का ही निकलेगा, जनरलाइज्ड फॉर्म का नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे के की पावर आई टी एक्स ये वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसमें क्या होता है, इसका अपन डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा ये होती है f1z हाफ e की पावर माइनस मॉड ऑफ z, ये वैल्यू होती है, ये अपने को पता होनी चाहिए। ये लाप्लास की है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन तुम्हें याद रखनी है कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होता है। अब देन phi 1 t phi z t इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/t² पावर tz, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन्वर्जन थ्योरम से क्या होगा, ये ऐसे की ऐसी वैल्यू है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ से। अब इसको ऐसे लिखा है तो phi 1 t क्या है 1/t², ये 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो e की पावर माइनस z 1/पाई इन माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी e की पावर माइनस tz 1/t²। अब इसमें और इसमें क्या है, z की जगह अपने पास क्या है x है और इधर t की जगह t है, तो यहाँ पर e की पावर t हो जाएगा। यही अपने को निकालना था कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये तुम्हें याद रखना है कैसा आया है, और ये याद होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये मोमेंट्स ऑफ काउची डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम में लगभग यही आता है काउची डिस्ट्रीब्यूशन। अब मोमेंट्स में अपन क्या निकालते हैं, तो मीन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो y fy dy, वैल्यू रखिए इसकी यहाँ से λ/पाई, ऐसा कैसा। अब इसमें क्या है y माइनस म्यू है, तो यहाँ प्लस म्यू और माइनस म्यू कर देते हैं, ये पूरा अलग हो जाएगा, ये सेम आ गया, ये अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो गए, ये तो पूरा टोटल 1 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये, क्योंकि ये काउची डिस्ट्रीब्यूशन है तो सम करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ओनली म्यू बचेगा। यहाँ पर y माइनस म्यू को अपन ने क्या मान लिया z, ये वैल्यू है। अब ये जो टर्म है ये कन्वर्जेंट नहीं होती है, ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, अगर कन्वर्जेंट नहीं होगी तो ये इंटीग्रेशन मिलेगा, इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा तो मीन भी नहीं मिलेगा, मीन नहीं मिलेगा तो काउची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलरली म्यू2 निकालते हैं, म्यू2 क्या होता है वेरिएंस, वेरिएंस ऐसे निकलेगा। अब यही वाले टर्म तो बन गई वापस जो हमने यहाँ की, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वेरिएंस और मीन दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आज की क्लास खत्म यही, बाकी तुम्हारी 4th यूनिट भी खत्म, 2 टॉपिक 1st यूनिट और 2nd यूनिट के बाकी है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। बाकी 4 यूनिट खत्म है, 5th यूनिट अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी से 4th यूनिट तक है। इसके हो सके तो एग्जाम्पल कर लेना, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सभी मिक्स हैं, मतलब नॉर्मल के भी दे रखे हैं, इसके भी दे रखे हैं, सबको मिक्स करके किया हुआ है। इसके अलावा इसके जस्ट बाद एक एडिटिव प्रॉपर्टी है जो अपन सभी में यूज करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी।
सब जगह अपन एमजीएफ का यूज करते हैं, यहाँ इसका करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, क्योंकि एमजीएफ अपने पास है नहीं। एडिटिव प्रॉपर्टी 2-3 लाइन की वो देख लेना, बाकी तुम्हारी फोर्थ यूनिट खत्म। अब फर्स्ट यूनिट का एक सीएलटी बाकी है और सेकंड यूनिट का अपने पास कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है, सीएलटी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोवेरियंस मैट्रिक्स अपन बाद में पढ़ेंगे जब 5th यूनिट पढ़ेंगे, 4th यूनिट पढ़ेंगे। अब दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे जो भी होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।